हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 6 जनवरी 2025। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है हमारे लिए वो हम देखेंगे। तो उससे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल है हमारा वेब्स अकेडमी 24, तो उससे आप जुड़े रहिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपका हमारा चैनल जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी, ठीक है। आई होप आप लोग के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे डिटेल में आपको करवाया जाए, ठीक है। आपको मतलब स्टैटिक्स पोर्शन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और यही मेरी कोशिश है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आज का फर्स्ट मुद्दा क्या है। तो क्या है कि टेररिस्ट एक्ट इज नॉट जस्ट फिनाले बट कल्मिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेटोरियल एक्टिविटीज। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभी वर्डिक्ट दिए हैं किस केस में। एक्चुअली ये 2019 में जो सी ए डबल ए आया था, आपका कानून आया था नागरिकता संशोधन बिल, उसके तहत क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, ठीक है, दंगाई हुआ था। उसी के तहत क्या हुआ था कि कुछ लोगों को जैसे उमर खालिद वगैरह लोगों को क्या हुआ था कि आपको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। अरेस्ट करके उनको उन्हीं के बेल के बारे में ये पिटीशन दायर किया गया है, तो वही चर्चा है, ठीक है। आपको कनेक्ट किया गया है, आपका 2019 का जो एक्ट आया था वो 2020 में ये क्या हुआ था, नॉर्थ दिल्ली में ये कांड हुआ था, ठीक है। ये बहुत बड़ा आपका घटना हुआ था। तो क्या बोल रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है वो आप देखिएगा कि ये इन्होंने बोला है, इनका इसका जो मतलब है कि आतंकी कृत केवल अंतिम कार्य नहीं है बल्कि साजिशों के श्रृंखला का एक परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है ये मामला। ये मामला है जो फरवरी 2020 के में दिल्ली में क्या हुआ था, दंगा हुआ था, उसी से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ आरोपियों ने यूएपीए को ये पढ़ेंगे हम लोग, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कानून से लगाया गया आरोप के विरुद्ध जमानत मतलब की मांग की गई थी, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस संदर्भ में कि आतंकी कृत्य जो है और जमानत का कठोर मानदंड पर ये क्या दिए हैं, कुछ टिप्पणियां दी हैं, किसने, आपका सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है जो पेटिशनर हैं जैसे जो उनका तर्क क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। क्या कहा है कि मतलब पेटिशनर का कहना है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हिंसा मतलब एक्चुअल वायलेंस में भाग नहीं लिया है, इसलिए उन पर आतंकी कृत्य का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। उनका तर्क था कि केवल हिंसक कृत्य करने वाले ही व्यक्ति यूएपीए में के दायरे में आते हैं। देखिए क्या है ना कि आपका पिटिशनर कहा है कि हम लोग मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भाग नहीं लिए हैं, ठीक है, आपको हिंसा में। इसलिए क्या है कि यूएपीए जो है आपको कहता है कि अगर हिंसक कृत्य करने वाला व्यक्ति मतलब अगर भाग नहीं लेता है, मान लिया जाए कि हिंसक नहीं किया है वो प्रत्यक्ष रूप से, तो उन पर ये यूएपीए का मतलब धारा जो नहीं लगेगा, ठीक है, वो यूएपीए के अंदर एक्ट के अंदर नहीं आएँगे। यही इनका आपका याचिकाकर्ता का यानी पिटिशनर का मतलब अपना ये पक्ष रखे। तो इसी पर क्या है कि दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा है कि दिल्ली याचिकाकर्ताओं ने रिजिम चेंज, ठीक है, रिजिम चेंज मतलब होता है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश किया है। जैसे सशस्त्र विद्रोह, आवश्यकता वस्तुओं को आपूर्ति बाधित करने की साजिश किसने रचा है, मतलब जो पिटिशनर डाला है उसके बारे में कह रहा है। और यह सब मिलकर क्या हो जाता है ना कि ये आर्थिक सुरक्षा, जैसे आपको आवश्यकता पूर्ति को अगर बाधित कीजिएगा और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये क्या है, आर्थिक मतलब सुरक्षा का असुरक्षा ये है, क्या है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है आपका, और नागरिक जीवन का अस्थिरीकरण है, डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ सिविक लाइफ, ठीक है। तो ये उत्पन्न करता है, इसीलिए क्या कह रहा है कि मतलब दिल्ली पुलिस कह रहा है कि यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य की श्रेणी में आता है। इस पर क्या कहा है, मतलब हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहे हैं, ये आप हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायमूर्ति जो अरविंद कुमार के पीठ में ये बेंच बना था, ये इनका अध्यक्ष थे, मतलब ये पीठ के मतलब बेंच का, तो इन्होंने क्या कहा है कि पहला क्या है कि हिंसा न होने पर भी आतंकी कृत्य संभव है। क्यों? यूएपीए के तहत क्या बोला गया है कि आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को जब बाधित करेगा ना, यदि इससे इकोनॉमिक जो है इनसिक्योरिटी आता है और नागरिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, तो वह
आतंकी कृत्य ही माना जाएगा, ऐसा यूएपीए में कहा गया है। इसलिए प्रत्यक्ष हिंसा अनिवार्य इसमें नहीं है कि आप यहाँ से जाके मतलब जहाँ पे हिंसा हो रहा है वहाँ पे लड़ाई कीजिए। आप बाहर से भी अगर मान लिया जाए यहाँ से अगर वस्तुओं आ रहा है तो उसे आप रोक रहे हैं, ठीक है, उसे आप बाधित करना है, तो क्या है इससे जुड़े हैं नागरिक की आवश्यकता वस्तुओं को आप कहीं न कहीं नागरिक के जीवन पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको कहा गया कि आप प्रत्यक्ष हिंसा करें या ना करें, लेकिन अगर वो आप इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी करते हैं, आप सिविक लाइफ को आप इफ़ेक्ट डालते हैं, तो भी आपका आपके ऊपर क्या है यूएपी का आपका एक्ट लागू होगा। ओके? तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आगे क्या कहना है दूसरा कि आतंकी कृत्य एक प्रक्रिया है, घटना नहीं है, ठीक है? ये याद रखिएगा। एक प्रोसेस होता है ना कि आप एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? या इंसिडेंट हुआ। आतंकी कृत्य कोई एक एकल अंतिम जैसे कोई अकेला या अंतिम या अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि समय के साथ चलने वाली संगठित और निरंतर आपका साजिशपूर्ण गतिविधियों का परिणाम होता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। क्या मतलब कि यानी आप प्लानिंग किए थे, कोऑर्डिनेशन किए थे, सहयोग दिए थे, लॉजिस्टिक किए थे, ठीक है? डिसरप्शन आप स्ट्रैटेजी अपनाए थे, सब मिलकर आतंकी कृत्य बनाते हैं। थर्ड में क्या कहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने? यूएपीए के अपराध साधारण अपराधों से अलग है। कैसे अलग है? तो इनका अंतर्गत क्या अपराध होता है यूएपीए का अंतर्गत? राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करते हैं। ये सामान्य आईपीसी अपराधों से कहीं अधिक गंभीर है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। क्या बोले हैं कि जमानत और जो सेक्शन आपका 43 डी का सब क्लॉज 5 जो कह रहा है क्या यूएपीए का कि सेक्शन नंबर जो है 43 डी क्लॉज 5 यूएपीए के मामलों में जमानत की शर्तें अत्यंत कठोर बनाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कठोरता इसलिए है क्योंकि आप समझिएगा सुप्रीम कोर्ट का देखिए क्या कहना है कि कठोर इसलिए है ना कि अपराधों की प्रकृति विशिष्ट और गंभीर है। इनका प्रभाव पूरे समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। जब तक अदालत को यह प्रथम दृष्टया मतलब न लगे तो तब तक ये आरोप सत्य नहीं है और इनको ये जमानत नहीं दिया जा सकता है। जब तक जमानत नहीं मिलेगा आपको ये आरोप जब तक इनका साबित ना हो तब तक इनको ज़मानत नहीं दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आगे हमारे लिए जो ये निर्णय आया है, उसका महत्व क्या है? हमारे लिए क्या महत्व है? तो महत्व को हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट में है कि आतंकवाद की आधुनिक समझ इससे विकसित हुआ। कैसे? आतंकवाद को एक घटना नहीं प्रक्रिया माना गया, ठीक है? आधुनिक आतंकी गतिविधियाँ अक्सर डिजिटल प्रचार करता है, भीड़ को उकसाया जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया जाता है, के ज़रिए ही होता है। तो ये क्या है कि नया एक आधुनिक विकास हुआ आपका आतंकवाद के आधुनिक समझ में, ठीक है? आतंकवाद कैसा इस समय जो चल रहा है, इसी तरह के तरीके से होता है, ठीक है? जाँच एजेंसियों को मजबूती प्रदान मिले क्योंकि केवल अंतिम हिंसा ही नहीं ये मानेगा, तो इससे क्या होगा कि और इसकी मतलब जाँच एजेंसी अपने तरीके से काम कर पाएँगे, बल्कि उससे पहले की साजिश पर भी एक कार्रवाई कर सकते हैं, ये इससे संभव है। देखिए, थर्ड क्या है निवारक न्याय न्याय प्रिवेंटिव जस्टिस क्या है कि अपराध होने से पहले ही उनको पकड़ लिया जाएगा अगर पता चलेगा तो। इसी को कहा जाता है प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ निवारक निवारक जो कानून है ना वो राज्य को हस्तक्षेप का कानूनी आधार ये प्रदान करता है। अब क्या है हमारा यहाँ पे कि हम लोग पढ़ते हैं कि यूएपीए जो कर रहे थे क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 67 है, ठीक है? ये कानून जो है भारत का एक आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य क्या था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों तथा आतंकवाद को ये रोकना है, ठीक है? यूएपीए क्यों लाया गया था? तो जो 1960 के दशक में क्या हुआ था ना कि अलगाववादी आंदोलन चल रहा था, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ हो रहा था, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही थी। तो कुछ संगठनों और व्यक्तियों के द्वारा ये क्या हो रहा था कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दिया जा रहा था। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ ना 1967 में यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। ओके, कब लाया गया? 1967 में। तो आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो अभी उद्देश्य जो हम लोग जानते हैं इसका क्या है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, अवैध गतिविधियों जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों को रोकथाम करना और केंद्र सरकार को कानूनी अधिकार देना ताकि वह संगठनों पर प्रतिबंध और जब्ती साजिश पर कार्रवाई कर सके। ओके, तो ये हमारा उद्देश्य था।
अब यूएपीए को में आतंकवाद कैसे जोड़ा गया? शुरुआत में जो था ना कि केवल अवैध गतिविधियाँ था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ तक ही सीमित था ये। बाद के महत्वपूर्ण संशोधन जब हो गया आपका 2004 में, जो पोटा एक्ट हो, पोटा का मतलब क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को हटाकर जो पोटा हम लोग का था पहले, वो उसको हटाया गया और उसके बाद उसके प्रावधान यूएपीए में जोड़ दिया गया, ठीक है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में जोड़ा गया। इससे क्या हुआ कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को एक आतंकवाद विरोधी कानून बनाया गया। 2008 में, 2012 में, 2019 में संशोधन इसमें होता ही रहा। आतंकवादी संगठन व्यक्तियों के नामित करने की जो आपका अधिकार जो है, जांच एजेंसियों की शक्ति को बढ़ाया गया संशोधन कर करके, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ओके। इसमें आतंकी कृत्य के लिए जो है धारा आपका 16 क्या कहता है कि दंड जो देता है कि यदि आतंकी कृत्य से मृत्यु हो जाता है, मतलब कोई अगर कृत्य ऐसा करता है जिससे क्या होगा, मृत्यु हो गया, क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों का जान भी गया था, 34 लोगों का लगभग, आई थिंक मुझे याद नहीं है, 34 या 30 लोगों का जान गया था, 200 से आपका अधिक वहाँ पे घायल भी हुए थे। मृत्युदंड या आजीवन कारावास या जुर्माना जो लगेगा। यदि मृत्यु नहीं होता है तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास या जुर्माना तक लगेगा। 17 में, धारा 17 इसका क्या कहता है, आतंकवाद के लिए धन जुटाना या देना, ये क्या है, आजीवन कारावास या 5 वर्ष तक का मतलब जुर्माना लग सकता है आपके ऊपर। और आपको 43 डी पता ही है कि मतलब सब क्लॉज इसका क्लॉज 5 क्या कहता है कि ये आपका कठोर इसमें क्या है, बेल का प्रावधान किया गया है। 18 क्या कर रहा है हमारा, धारा 18 आतंकी कृत्य की योजना बनाना, प्रयास करना, उकसावा देना, ठीक है? आजीवन कारावास या आपका 5 वर्ष तक सजा और जुर्माना भी लगेगा। तो ये हमारा आपका क्या था, आज का फर्स्ट का जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि क्या चल रहा था घटना। बहुत दिनों से ये मैं देख रहा था, आज भी पेपर में आया था, तो मैं सोचा कि नहीं, पहले इसको अच्छी तरीके से मैं 1-2 दिन और देखना चाहता हूँ कि क्या आने वाला है। तो मैं पूरे तरीके से आपको ये समझा चुका हूँ कि कैसे क्या मुद्दा था और क्या तर्क था और क्या ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और आपके लिए क्या महत्व रखता है, वो भी मैं बता दिया हूँ। क्या होता है ना कि जब आप पूरे तरीके से जब पढ़ लीजिएगा ना, आपको एक कहानी के तौर पे ये समझ में आएगा कि क्या पक्ष रखा, क्या विपक्ष रखा। देखिए, ये हमारे आपके ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पक्ष और विपक्ष की बातें जानने के लिए। लेकिन एक होता है कि कनेक्शन बनाना, ठीक है? आपको वहाँ का मुद्दा, मतलब जो 2019 का मुद्दा था, वो उससे आपको कनेक्शन बनाने के लिए मैं आपको ये थोड़ी बहुत जो इनके बारे में पक्ष और विपक्ष को सामने रखा। एक्चुअली में मुझे पढ़ना था आपका यूएपीए जो जानना था और इसका जो दायरा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम लोग को जानना था और इससे क्या महत्व दायरा बढ़ा, वो हमें जानना था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन जो लगाए हैं मेंस का, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के आलोक में आतंकी कृत्य को केवल अंतिम हिंसक हिंसक घटना नहीं बल्कि एक सतत साजिशी की प्रक्रिया माना गया है। इस व्याख्या को का यूएपीए के प्रवर्तन, जमानत प्रावधान तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए, ठीक है? 250 शब्द में, 150 या 250 शब्द में आप लिख सकते हैं। फिर आपका एमसीक्यू है, आपका क्या है कि हालिया निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी कृत्य को किस रूप में देखा है? तो ये क्या है, एक संगठित और सतत और साजिश प्रक्रिया के रूप में देखा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक छोटा सा हमारा मुहिम है 1 के सब्सक्राइबर का, प्लीज़ आप लोग। और मेरा एक और मुहिम है आपका करंट का, जो मैं करवाया हूँ आपका मैराथन क्लास, उसमें भी आपका व्यूअर का, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए उस क्लास को भी और हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल को, और इसे बढ़ावा दीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए, क्या होता है ना, जब आप हमारे लिए, आप लोग अच्छे से जुड़ते हैं और हमारे लिए जब कुछ करते हैं ना, तो हमें दुगना या 4 गुना काम करने का मन करता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए और जुड़वाइए इस चैनल से। और बहुत जल्द ही हम लोग अपना सेटअप करने वाले हैं आपके सामने लाइव आकर, मतलब आपके सामने ही आपसे मतलब पढ़ाएँगे, और उसमें एक और भी हाइब्रिड हम लोग क्लास लाने वाले हैं बहुत जल्द, तो आपको बता दिया जाएगा। पहले तो कोशिश है कि हम लोग पहले लाइव आकर आप लोग के सामने से पढ़ाया जाए, तो बहुत जल्द ही होगा। किसी भी मतलब शहर में जल्दी से, मतलब हम लोग पहले सेटअप बनाएँगे, ओके? तो आप लोग के लिए
अच्छे तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं और प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और और इसको लाइक कीजिए और शेयर करवाइए, ठीक है? ओके, अगला चलते हैं हम लोग मुद्दा क्या है कि आपका 25 इयर्स एलसीए तेजस जो है, उसका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, उसका 25 साल पूरा हुआ, ठीक है? 2001 में इसको एलसीए को अपनाया गया था, इसीलिए ये चर्चा में है कि 25 वर्ष 2026 में इसका क्या हुआ कि तेजस कार्यक्रम के 25 वर्ष पूरे हुए, जिससे भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। देखिए, पहले तो हम लोग तेजस के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस मुद्दे पे आएँगे, ओके? क्या है आपका इसका परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि एलसीए तेजस जो है आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो तेजस भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है? इसी का मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट आपका एयरक्राफ्ट यानी एलसीए, ठीक है? एल मतलब हो गया लाइट और लड़ाकू कॉम्बैक्ट होती है, ठीक है? कॉम्बैक्ट डिजाइन कौन किया है आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है? और निर्माण इसका किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल ने, ठीक है? पहली उड़ान जो भरा था ये कब भरा था आपका 4 जनवरी 2001 को और इंडियन एयरफोर्स में ये शामिल हुआ था 2015 में इसको शामिल किया गया था। उद्देश्य क्या था? मिग 21 जैसे पुराने विमानों को स्वदेशी का विकल्प देना, ठीक है? इसका नाम तेजस जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है, ये भी याद रखिए जिसका अर्थ होता है तेज चमक, ठीक है? संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है तेज चमक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक ये उपलब्धियां जो 25 वर्षों में है, क्या-क्या यही मुद्दा है कि जो तेजस का 25 वर्ष हुआ तो उसका उपलब्धियां हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या ये उपलब्धियां अभी तक हासिल कर चुका है, ठीक है? तो फर्स्ट जो हमारा है कि रणनीतिक जो है स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट्स क्या है इसका, तो क्या है पहला स्वदेशी फाइटर डिजाइन क्षमता क्या है, ठीक है? तेजस के साथ भारत उन चुनिंदो देशों में शामिल हुआ है। इसके आने से मतलब ऐसे देश में शामिल हो गया है ना विश्व में जो स्वयं लड़ाकू विमान डिजाइन और विकसित कर सकते हैं, ठीक है? यह उपलब्धि भारत को दीर्घकाल में रणनीति स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी आपको प्रदान करती है। दूसरा क्या है हमारा कि जैसे आपका मिग 21 है ना का सुरक्षित विकल्प मतलब ऑप्शन ले लिया है कि कौन है आपका तेजस है। तेजस ने पुराने और दुर्घटना प्रवण जो देखिए देख रहे थे कि मिग 20 से बहुत सारे मतलब आपका क्या था कि विमानों को स्थान लेने शुरू कर दिया, ठीक है? मतलब इससे और इससे क्या हो गया कि इंडियन एयरफोर्स का ना उड़ान सुरक्षा और ऑपरेशनल रेडीनेस में सुधार आया। क्या होता था ये बहुत मतलब ज़्यादातर इसका एक्सीडेंट हो रहा था, ठीक है? मिग 21 का, तो इसका विकल्प हम लोग खुद का अपना जो लाइट एयर कॉम्बैक्ट जो तेजस है, उसको मतलब एयरक्राफ्ट उसको हम लोग इसके विकल्प में मिग 20 के 1 के विकल्प में हम लोग चुने, ठीक है? दूसरा क्या है हम लोग का कि तकनीकी उपलब्धियां मतलब टेक्नोलॉजी अचीवमेंट क्या पाया है, तो फ्लाई बाई वायर तकनीक में महारत हासिल किया है, ठीक है? फ्लाई बाई वायर तेजस भारत का पहला विमान है जिसमें डिजिटल फ्लाई वायर का सिस्टम मतलब होता है ना कि जैसे क्या है कि आपका डिजिटल जो है ना डिजिटलीकरण हो गया, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है कि तेजस भारत का पहला विमान है जिसमें डिजिटल फ्लाई बाई वायर सिस्टम सफलतापूर्वक डिस्प्ले करेगा, ठीक है? सामने आपको दिखाएगा। इसमें भविष्य के उन्नत विमानों जैसे MK-2 अमाका जो है आपका लिए तकनीकी आधार बना है। कंबोज कंबो कंपोजिट जो मटेरियल का व्यापक उपयोग किया गया है लगभग जैसे आपका 45% जो है ना आपका एयर फ्रेम कंपोजिट से बना है, जिससे क्या होता है कि वजन कम होगा, ईंधन दक्षता अधिक बढ़ेगा और रडार सिग्नेचर भी आपका कम होता है, मतलब रडार में भी कम मतलब ये पकड़ा जाएगा, ठीक है? एवियोनिक्स और सेंसर क्षमता भी आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाया जैसे आपका ग्लास लगाया गया, ठीक है? सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? मल्टी मोड रडार लगाया गया है, ईवी सूट इलेक्ट्रिक सूट है आपका, वीवीएआर मिसाइल है और सटीक हथियारों का एकीकरण किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है आपका। थर्ड उपलब्धियाँ क्या है? औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एवं इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट क्या है इसका? डिफेंस इंडस्ट्री इकोसिस्टम का विकास किया है, जैसे एडीए, एचएएल और डीआरडीओ, निजी एमएसएमई और स्टार्टअप्स के बीच क्या है? एक सहयोग बढ़ाया है। भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता विकसित हुई है, ठीक है? इससे।
ठीक है? आपसी सहयोग से। तो ये उपलब्धियाँ हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ी है, जैसे तेजस कार्यक्रम के ने क्या बढ़ाया है कि निजी उद्योग को डिफेंस प्रोडक्शन चेन से जोड़ दिया है, ठीक है? आपका रक्षा उत्पादन श्रृंखला से जोड़ा है। यह मेक इंडिया का भी एक ठोस उदाहरण मतलब डिफेंस में एक ठोस उदाहरण बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चौथा इसका ऑपरेशनल उपलब्धियाँ देखते हैं, तो भारतीय वायुसेना में सफल तैनाती हुई है, 2015 से ये कर रहा है, ठीक है? एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, मैरीटाइम रोल में भी ये परिभावी प्रभावी है, कम लागत है इसका, अधिक उपलब्धता है, रख-रखाव और लागत अपेक्षाकृत इसका कम होता है मिग-21 से, ठीक है? उच्च आपका सर्विसेबिलिटी है, सीमित संसाधनों में अधिक ये प्रभावी माना जा रहा है। पाँचवा क्या है इसकी उपलब्धियाँ, भविष्य उन्मुख उपलब्धियाँ हैं, जैसे तेजस एमके-1 अभी है, बेहतर रडार इसका है, ईडब्ल्यू सिस्टम है आपका, आपका मेंटेनेंस में भी आसानी होता है, स्क्वाड्रन जो शक्ति है, बढ़ाने में महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। भविष्य के कार्यक्रम में की नींव है, जैसे तेजस की तकनीक सीख एलसीए जो है एमके-2 बनाया जा रहा है अभी, ये आपका विकास पर है और AMCA जो रहेगा आपका 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर में सीधे उपयोग करेगा। देखिए, अभी तक आपको पूछेगा कि हमारा देश का 5th जनरेशन का मतलब फाइटर जेट है, तो हमारे पास नहीं है, ठीक है? हमारे पास 4.5 तक ये है आपका, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आपका 5th जनरेशन के अभी तक भारत के पास नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत के भविष्य में एयर पावर रोड मैप का आधार बनेगा। जो ये AMCA बनेगा ना, ये जब तैयार हो जाएगा, तब हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें चुनौतियाँ भी हैं, जैसे मतलब इसकी उपलब्धि इतना हुआ, इसमें क्या और भी उपलब्धियाँ हो सकता था या और होगा, तो उसमें चुनौतियाँ क्या आएगा, विकास में अत्यधिक विलंब है। देखिए, परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण ऑपरेशनल जो क्षमता पाने में दशकों समय इसको लग गया, ठीक है? जाके आपका 2000 आपका 1 में ये जब इसका परीक्षण होता है, 2015 में ये शामिल हो रहा है, तो कितना टाइम लगा है, ये आप सोच ही सकते हैं। तकनीकी जटिलताओं और निर्णय प्रक्रिया का धीमी गति से क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन शक्ति को प्रभावित हुई है और इसमें दूसरा क्या है इंजन से जुड़ी निर्भरता है। क्या है तेजस का इंजन पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है, बाहर से ही इसका सामान मंगाया जाए। इसके तकनीक आत्मनिर्भरता सीमित इससे क्या होता है तकनीकी आत्मनिर्भरता में सीमित रहती है और अपग्रेड और मेंटेनेंस जो होता है पर बाहर से ही निर्भरता हम लोग का बना हुआ है अभी तक। तो ये भी चुनौतियाँ हैं। उत्पादन और डिलीवरी की गति जो है क्या है आपका ये भी क्या है एचएएल का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की उत्पादन क्षमता अपेक्षा के अनुरूप तेज़ नहीं हो रही है। माँग ज़्यादा है, ठीक है? तो डिलीवरी गति कम हो गया। उत्पादन इसका जब कम हो रहा है तो आपका डिलीवरी गति भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करने का जो गति है ना, वो कम है। समय पर डिलीवरी ना होने से क्या है कि वायुसेना की तैनाती योजना पर असर पड़ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है चौथा में क्या है हमारा चुनौतियाँ हैं ये इसमें देखते हैं क्या है और संख्या और स्केल की चुनौती है, ठीक है? क्या है संख्या और तेजस की अब तक की संख्या आपका इंडियन एयर फोर्स की कुल आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत ही कम रहा है, ठीक है? बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करना अभी भी चुनौतियाँ बना हुआ है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसी को बोला गया है, ठीक है? तकनीकी सीमाएँ क्या है प्रारंभिक संस्करणों में क्या है शुरुआती में एमके-1 में संस्करण में रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर आपका पेलोड क्षमता सीमित रही है, ठीक है? जिसके तुलना में विदेशी विमानों से पीछे रह गया है ये, ओके? तो इसका तकनीकी पर भी काम करना पड़ेगा। सेवा सामंजस्य है, यूज़र डेवलपर गैप है, ठीक है? क्या है वायुसेना मतलब जो यूज़र हो गया और डेवलपर एजेंसी के बीच अपेक्षाओं और समय सीमा को लेकर अंतर देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्या है चुनौतियाँ हैं और लास्ट में चुनौती क्या है इसका वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजस को स्थापित प्लेटफॉर्म और राजनीतिक रणनीतिक समीकरण से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है जिससे निर्यात को क्या हो जाता है चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब हम लोग समाधान देंगे कि आगे करना क्या है, तो ठीक है? तो ये समाधान भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे क्या कि स्वदेशी इंजन विकास को प्राथमिकता देंगे। हम लोग मतलब यहीं भारत में ही बनाएँगे। कावेरी इंजन जैसे कार्यक्रम को तेज़ केंद्रित आपका और मिशन मोड में आगे आगे बढ़ाना है। विदेशी तकनीकों के साथ सार्थक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सुनिश्चित कराना है। इंजन विकास में निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भी भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है?
आपका क्या है उत्पादन क्षमता और समयबद्ध डिलीवरी भी करवाना है। क्या है उत्पादन में पैरेलल मैन्युफैक्चरिंग को भी अपनाने की ज़रूरी है। डिलीवरी के लिए कठोर समय सीमा और जवाबदेही तंत्र भी बनाने की आवश्यकता है। थर्ड हमारा क्या है कि यूज़र डेवलपर के बीच जो समन्वय है मजबूत करवाना है, ठीक है? क्या होता है कि परीक्षण और फीडबैक को डिज़ाइन प्रक्रिया में शीघ्र शामिल करने की आवश्यकता है। संयुक्त समीक्षा तंत्र भी जॉइंट रिव्यू मैकेनिज़्म भी लाने की आवश्यकता है। एमके ए 1 ए जो है और एमके 2 जो है पर स्पष्ट फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्या है इंटरिम सॉल्यूशन के रूप में तेज़ी से इसको शामिल करने की ज़रूरत है। और एलसीए जो एमके 2 है को दीर्घकालिक रीढ़ जो बैकबोन के रूप में विकसित करना है जिससे क्या होगा स्क्वाड्रन जो है हमारे एयरफ़ोर्स के स्क्वाड्रन की कमी भी दूर होगा। ओके? फर्स्ट 5 में क्या है हमारा 5वां है निजी क्षेत्र और एमएसएमई की भी भूमिका भी बढ़ाना है, ठीक है? इसमें शामिल करना है, जैसे क्या होगा सप्लाई चेन में निजी कंपनियों को लीड रोल देना पड़ेगा और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से एरो स्पेस क्लस्टर विकसित करना है, ऑफसेट और एमके मेक 2 मॉडल का मतलब प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। तकनीकी उन्नयन और अपग्रेड रोड मैप भी तैयार करना है, जैसे रडार हो गया, ईवी सिस्टम हो गया आपका, सॉफ्टवेयर डिफाइंड आपका एनी एवियोनिक्स में निरंतर अपग्रेड लाने की आवश्यकता है। ओपन आर्किटेक्चर अपनाकर भविष्य के हथियार और सेंसर एकीकरणों को भी आसान बनाना है। ओके? 7वां क्या है हमारा कि निर्यात उन्मुख रणनीति को भी अपनाने की ज़रूरी है। जैसे मित्र देशों के लिए फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक पैकेज की भी आवश्यकता है। ठीक है? राजनयिक समर्थन के साथ-साथ क्या है डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऑपरेशनल सफलता को निर्यात के लिए शोकेस बनाना है। ठीक है? और लास्ट में हमारा जो है कि मेंस का क्वेश्चन है आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयर तेजस को भारत की रक्षा औद्योगिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? इसकी प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों एवं समाधान का चर्चा कीजिए, ठीक है? तो वे फॉरवर्ड आप लिखते हुए आप 150 शब्दों में इसे आप लिखिएगा, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24 पर वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, आपका चेक किया जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित एमसीक्यू है ये, निम्नलिखित में कौन-सी तकनीक पहली बार भारतीय लड़ाकू विमान में तेजस के साथ उपयोग हुई है? तो कौन-सा हुआ है आपका? आपका फ्लाई बाय वायर सिस्टम हुआ है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला मुद्दा जो हमारा क्या कह रहा है कि इंडिया लॉसेस लॉसेस क्या है 0.4% जो है ऑफ जीडीपी क्या है क्यों कर रहा है? ये कह रहा है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि बताया गया है अभी क्या बताया गया है? 1 मिनट कि हाल ही के विश्लेषणों पर एवं रिपोर्ट का मतलब ये द हिंदू में आया है कि अनुसार भारत को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, संरचनात्मक कमजोरियां और संस्थागत अक्षमताओं के कारण क्या है, हर वर्ष क्या हो रहा है कि भारत का जीडीपी का लगभग 0.5 पर सॉ सॉरी 4% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसके कारण? आपका क्लाइमेट चेंज के कारण, प्रकृति आप नेचुरल डिज़ास्टर जो आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर मतलब आपका वीकनेस है और प्लस में इंस्टीट्यूशन जो है कैपेबिलिटी उतना नहीं है, तो उसके कारण क्या है आपका जीडीपी का 4.5 0.4% आपका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह नुकसान क्या हो रहा है कि दीर्घकाल में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन तथा जो एसडीजी का हमारा जो लक्ष्य है ना, उसको प्रभावित कहीं न कहीं ये करेगा। ओके? तो हम लोग पढ़ते हैं कि नुकसान का प्रमुख जो ये नुकसान हो रहा है उसका कारण क्या है पहले कारण तो जान लें कि क्यों कारण क्या कारण है इसका? देखिए प्राकृतिक आपदा जो है ना, पहला तो कारण है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, चक्रवात आ गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, हीट वेव हो गया। ये सब क्या है कृषि, बुनियादी ढांचे और आजीविका पर सीधा ये प्रभाव डालता है। ठीक है? जैसे बाढ़ आ गया तो कृषि पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सूखा आ गया तो भी कृषि पर आएगा। बुनियादी जो ढांचे हैं और जो आजीविका है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और भारत विश्व का मतलब विश्व के आपदा प्रवण देशों में शामिल है। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा आपदा आता है उसमें ये मतलब टॉप कंट्री में शामिल है। ठीक है? विशेष रूप से क्या है कृषि क्षेत्र में जीडीपी का नुकसान का एक बड़ा हिस्सा वहन करना पड़ रहा है मतलब आपका इससे किससे आपका क्लाइमेट मतलब प्राकृतिक नेचुरल आपका कारक से ठीक है प्राकृतिक कारणों से आपका हो रहा है आपदाओं से
अगला बढ़ते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है जो हमारा हो रहा है, उससे क्या आ रहा है कि अनियमित मानसून आ रहा है। जैसे मानसून का समय जो है उस वो क्या है कि आपका अभी जैसे बारिश का टाइम नहीं है तो अभी बारिश होगा, ठीक है? तो ये अनियमित मानसून हो गया, ठीक है? अभी क्या है, ठंडी के टाइम है तो ठंडा ही होना चाहिए, बारिश नहीं होना चाहिए। इस समय में भी अगर बारिश आ रहा है तो क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में भी वृद्धि हो रहा है। मतलब जितने हम लोग को ठंड लगना चाहिए उससे कहीं अधिक अगर लग रहा है तो ये चरम है, ठीक है? इसका मतलब हाई को कोल्ड, यानी हाई मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब हो गया आपका चरम मौसमी घटना, ठीक है? तटीय क्षेत्रों और शहरी अर्थव्यवस्था पर ये आपका असर डालता है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट एडाप्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, जो जीडीपी पर क्या होगा, भार डालेगा। अगर ज़्यादा मतलब ये शहरी क्षेत्र पर असर ये सब डालेगा तो क्या होगा कि उसके अनुसार मतलब मौसम अनुकूल आपका कीमत भी बढ़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें खर्चा करना पड़ेगा जो जीडीपी पे भी भार डालेगी। थर्ड हमारा क्या कह रहा है कारक में, अपर्याप्त जो आपदा जोखिम प्रबंधन है ना। जैसे क्या होता है, पूर्व चेतावनी प्रणाली का की सीमाएं हैं, ठीक है? भूमि उपयोग नियोजन का अभाव है, अनियोजित शहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण भी क्या है कि आपका इससे भी क्या है, आपदा का प्रभाव, आपदा से आपदा, ठीक है? आपदा से आपदा, आपदा, ठीक है? डिजास्टर इकोनॉमिक शॉक में बदल जाता है, ठीक है? मतलब क्या है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि इससे आपदाओं का प्रभाव, आपदा से आपदा, आपदा, ठीक है? मतलब ये आपदा से आपदा, आपदा से आपदा आ रहा है, ठीक है ना? डिजास्टर पर डिजास्टर मतलब बढ़ता जा रहा है। अब मान लिया जाए कि गरीबी मतलब गरीबी आया, ठीक है? गरीबी से फिर भुखमरी आ गया। अब ये मतलब ये आपदा का ही कारण बनता जा रहा है, ठीक है? एक चैन बना रहा है, ठीक है? आपदा से आपदा, आपदा, ठीक है? डिजास्टर इकोनॉमिक शॉक आ रहा है। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य आपका क्या है, स्वास्थ्य और सामाजिक कारक क्या बन रहा है कि जैसे महामारी आ रहा है, कुपोषण है, स्वास्थ्य अवसंरचनाएं का कमी है, श्रम उत्पादक मतलब आपका प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ रहा है, ठीक है? मानव पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, मानव पूंजी में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? तो अगला मुद्दा हम लोग चलते हैं। अगला क्या है हमारा कारक है कि संस्थागत और संरचनात्मक कमजोरियां क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा आकार, ठीक है? क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है? और ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा जाल की सीमा है, ठीक है? हमारे क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में आपका सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया जाता है, धीमी रिकवरी होता है और पुनर्निर्माण प्रक्रिया भी इसमें नहीं है, ठीक है? अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो ये भी हम लोग देखते हैं कि जो ये मतलब हम लोग कारक देखें, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मतलब सॉरी, ये कारक नहीं, मतलब ये जीडीपी का जो नुकसान हम लोग झेल रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। आर्थिक विकास पर ये नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जीडीपी का निरंतर नुकसान विकास दर को धीमा करेगा। दीर्घकाल में भारत जो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो बनने का समय सीमा जो है, उसको ये क्या करेगा, आपका प्रभावित करेगा। राजकोषीय दबाव में वृद्धि आपका कर रहा है, ठीक है? सरकार को राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, वो बढ़ता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी आपका संसाधन घटते हैं, ठीक है? के लिए भी संसाधन क्या है, घटते हैं। आपका थर्ड क्या है, हमारा ये क्या प्रभावित कर रहा है, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, हीट वेव से क्या होता है कि फसल का जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब फसल उत्पादन है, उसमें कमी आती है। तो और किसानों की इससे क्या होता है, किसानों की आय को भी प्रभावित कर रहा है। इससे ग्रामीण गरीबी और पलायन और अधिक बढ़ता है। फोर में क्या है हमारा, रोजगार और आजीविका पर प्रभाव डालता है। कैसे, आपका एमएसएमई और आपका इनफॉर्मल सेक्टर और कृषि में क्या होता है कि रोजगार अस्थिर होते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका श्रम उत्पादकता है, आपका प्रोडक्टिविटी है, वो आपका घटेगी और बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है? आपका और क्या है, आपका पांचवा में क्या प्रभाव पड़ेगा, गरीबी और असमानता में भी ये वृद्धि ले आएगा, ठीक है? आपको क्या है कि आपदाओं का बोझ सबसे अधिक कहाँ किस पे पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा, सीमांत किसान पे पड़ेगा, शहरी झुग्गी आबादी वाले पे पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या होगा, जो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, आपका जो
आपका समावेशी जो वृद्धि है, समावेशन का भी जो समृद्धि है, वो आपका क्या होगा? बाधित होगा इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्या हमारा नुकसान करेगा? बुनियादी ढांचे को भी ये नुकसान पहुँचाएगा, जैसे रेल, आपका सड़क हो गया, रेल हो गया, बिजली हो गया, आपका जल आपूर्ति जैसी संरचनाएँ को भी ये प्रभावित करेगा। बार-बार इसको क्या होगा कि मरम्मत करना पड़ेगा, जिससे होगा संसाधनों की बर्बादी होगा। विकास परियोजना में भी जो विकास आप स्कीम लाइएगा, उसका फंड कहाँ लगेगा? आपको इसके मरम्मत करने में ही लग जाएगा। तो ये हमारा छठा कारक बनता है, ठीक है? इस पर प्रभाव पड़ रहा है। सातवां कहाँ प्रभाव डाल रहा है कि निवेश और व्यापार माहौल पर भी असर डालेगा। जैसे आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों में निजी निवेश घटता है और बीमा लागत जो इसका है बढ़ेगी। इससे क्या होगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी प्रभावित होगा। कोई भी यहाँ पे निवेश करने से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बार-बार आपदा आएगा तो उसको बार-बार मरम्मत करने में जो भी तो उसका पैसा लगेगा ना, तो निजी निवेश घटेगा इससे। तो इससे क्या होगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी ये प्रभावित करेगा। 8वां क्या है हमारा कि मानव पूंजी पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। कैसे? स्वास्थ्य पर, पोषण, शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बीमारी, कुपोषण और स्कूल ड्रॉप आउट से भी क्या हो ह्यूमन कैपिटल जो आपका कैपिटल इंडेक्स पर भी कमज़ोर आपका होगा। इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी कमज़ोर होता रहेगा। ओके? आपका 9वां जो है आपका क्या प्रभाव डालेगा? एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर भी और जलवायु लक्ष्यों पर भी ये प्रभाव डालेगा। जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति में ये कठिनाई प्रदान करेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तेज होते हैं क्या होते हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और तेज होते हैं ऐसी आपदाओं से, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या इसका इसका वे फॉरवर्ड आप क्या दीजिएगा? तो मतलब समाधान क्या दीजिएगा, ठीक है? समाधान क्या है आपका? तो समाधान है हमारे लिए कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण करना पड़ेगा। रिस्क रिडक्शन को विकास का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हर नई परियोजना में डिजास्टर रेजिलेंट डिजाइन अनिवार्य आपको किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, वो आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, उसको बजटिंग में शामिल करना चाहिए। जलवायु अनुकूलन बुनियादी ढांचे बनाने की ज़रूरी है, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, बंदरगाह, बिजली ग्रिड को आपका आपका क्या है कि जलवायु अनुकूल मतलब आपको बनाने की ज़रूरी है, जिसके लिए क्लाइमेट रेजिलेंट मानक पर विकसित करना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में नेचुरल वेस्ट सॉल्यूशन जैसे मैंग्रोव वेटलैंड्स की मतलब इसको क्या है कि समाधान मतलब वेटलैंड और मैंग्रोव को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ठीक है? आपका थर्ड क्या हमारा क्या रहा है? अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है और डाटा का उपयोग जरूरी है, ठीक है? बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, हीट वेव के लिए रियल टाइम पूर्व में ही चेतावनी हम लोग को दे देना चाहिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है? ये एआई, जीआईएस और सैटेलाइट डेटा के समन्वित उपयोग करके हम लोग को डाटा निकालना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा रिस्क है, क्या है और कहाँ आने वाला है। तो ये आपको समन्वित करने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा? समन्वित उपयोग से ही हम लोग आपदा पे कंट्रोल पा सकते हैं। कृषि को जलवायु सहनीय बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और सूक्ष्म सिंचाई आपका फसल विविधीकरण करना पड़ेगा। फसल बीमा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको मतलब क्रियान्वयन में प्रभावी क्रियान्वयन उसका करना पड़ेगा। ओके? 5वां क्या है हमारा? क्या हम लोग को समाधान देना पड़ेगा? शहरी नियोजन और भूमि उपयोग का जो रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? बाढ़ मैदानों और तटीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी, रेजिलिएंट सिटी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना पड़ेगा। ये छठा हमारा है समाधान। आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य और सेवाओं को निरंतरता लाना पड़ेगा। गरीबी और अनौपचारिक जो श्रमिक हैं के लिए सामाजिक सुरक्षा का जाल भी बनाने की आवश्यकता है। और 7वां है संस्थागत जो क्षमता और समन्वय की ज़रूरी है, इनकी क्या है बढ़ावा देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी इसका बढ़ाना पड़ेगा और समन्वय कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आपका स्टेट वाले जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और स्थानीय निकायों को की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल स्तर पर बेहतर समन्वय जैसे सेंट्रल से स्टेट, लोकल मतलब तीनों स्तर पर जो है ना आपका बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है।
8वां क्या है हमारा, वित्तीय और बीमा तंत्र को क्या करना पड़ेगा, डिजास्टर इंश्योरेंस, आपका कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स जैसे नवाचार आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी से जोखिम साझा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि आपके लिए जो इतने देर से चल रहा था कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, तो ये थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ओके? तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है ये जीडीपी। तो जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी कहते हैं जिसको आपका इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में आमतौर पर जैसे जैसे 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का होता है, ठीक है? जीडीपी कहलाता है। और इसका जो होता है ना, जीडीपी जो है देश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता पर मतलब मापा जाता है। जीडीपी बराबर क्या होता है आपका? देश की कुल आर्थिक उत्पादन क्षमता कितना मतलब देश में मतलब प्रोडक्शन किया गया। ठीक है? और ये जो है आपका माप जो कैसे मापा जा रहा है जीडीपी को, तो 3 तरीका होता है आपका। उत्पादन विधि होता है जिसमें क्या होता है कुल उत्पादन को जोड़ा जाता है कि कितना कुल उत्पादन हुआ। आय विधि के द्वारा क्या होता है कि मजदूरी, लाभ, किराया ये सब को जोड़ के आपका आय विधि होता है। और एक होता है व्यय विधि जो सबसे मतलब आपका प्रचलित है, ये जो समझने में हम लोग को भी आएगा। आपका जो व्यय करते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं उससे आपको सही ढंग से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है आपका यहाँ पे जीडीपी बराबर क्या दिया हुआ है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब कंजप्शन आपका उपभोग हो गया, आई का मतलब आपका क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, और आपका जी का मतलब होगा गवर्नमेंट प्लस आपका गवर्नमेंट खर्चा मतलब सरकारी खर्चा, और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट कितना किए उसमें से माइनस करना हम लोग का कितना आप लोग का इम्पोर्ट किया, ठीक है? ए- ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी का ये एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि जीडीपी यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होता है ये। आपका ये जो है ना आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है? देखिए ये क्या है ना आप यही समझिएगा कि जीडीपी बराबर होता है आपका ये, ठीक है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस आपका एक्स माइनस एम, ठीक है? इससे आप पूरे तरीके से आप जीडीपी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होगा, सी मतलब यहाँ कंजम्पशन हो गया आपका, क्या हो गया उपभोग हो गया। उपभोग मतलब कैसा उपयोग उपभोग? आप समझिएगा देश के घरों में या व्यक्तियों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाएँ खरीदने पर जो ख होने वाला खर्च है ना, सी मतलब क्या हो गया कि जो देश में व्यक्ति है, ठीक है? देश के घरों में मतलब घर में हो रहा है, ठीक है? देश के अंदर ही और व्यक्तियों द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं खरीदने पर जो खर्च हो रहा है, जैसे उदाहरण हो गया खाना पे हम लोग, कपड़ा पर, किराया पर, बिजली बिल पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये सेवाएँ पर जो हम लोग खर्च करते हैं, उसी को कंजप्शन कहा जाता है, ठीक है? कंजम्पशन कहा जाता है। क्या? कंजम्पशन, ठीक है? जिसको उपभोग, ये हम लोग खर्चा किए, ठीक है? इसका जोड़ा जाएगा, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आपका जीडीपी का जो बड़ा हिस्सा है ना, भारत में क्या है मतलब कंजप्शन पे ही सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है? घरेलू माँग और जीवन स्तर का ये संकेत का विश्लेषण में उपभोग क्या होता है, बड़े अर्थव्यवस्था में ये क्या बोलता है कि अगर कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है अर्थव्यवस्था में क्या है तरलता बढ़ाती है, जैसे माँग रहेगा जितना और उपभोग जब घटेगा तो मंदी का संकेत है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि खर्च कहाँ हम लोग किए हैं, जैसे हम लोग सिंपल समझ लीजिए खाना पे, कपड़ा पे, बिजली पे, किराया पे, कहीं आने में, जाने में, ये हमारा क्या है देश में कोई भी व्यक्ति कर रहा है या घर में हो रहा है तो इस सारा का खर्चा हम लोग नापेंगे मापेंगे। जैसे कि हमारा कंजप्शन होगा टोटल देश का ₹10, ठीक है? 10 यहाँ प्लस कर दिए, सी हो गया ये मेरा। आपका दूसरा क्या है इन्वेस्ट हम लोग किए हैं, ठीक है? यहाँ आई समझिएगा, ठीक है? आई क्या हमारा है 10 हमारा टोटल क्या है कंजप्शन हुआ, ठीक है? आपका आई हो गया। आई हम लोग जानते हैं कि निवेश निवेश कैसा? जैसे कंपनियों द्वारा, कोई कंपनी किया, व्यक्ति द्वारा, जैसे आपका क्या है कि जो कैपिटल गुड्स में मतलब किया गया खर्चा मतलब पूंजीगत वस्तुओं में, जैसे क्या हुआ, कोई मशीन हम लोग खरीद लिए, ठीक है? फैक्ट्री का हम निर्माण कर दिए, ठीक है? आवास का हम लोग मतलब घर बनाए, ठीक है? आपका कोई स्टॉक में जो निवेश कर दिया। तो कुल मिलाकर ये हमारा क्या हो गया, आप हम लोग मान लेते हैं कि 50 हम लोग खर्चा किए, आपका इन्वेस्ट किए, ठीक है? इन्वेस्ट कर लिए, आप लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए थर्ड में हमारा क्या था आपका जी है तो जी अब लाएंगे, जी लाएंगे तो जी का मतलब हम लोग करते हैं कि एक मतलब होता है सरकारी खर्चा, ठीक है? सरकारी खर्चा जैसे केंद्र राज्य जो होता है ना स्टेट और आपका सेंट्रल हुआ, जैसे सार्वजनिक वस्तुओं पर और सेवाओं पर खर्चा करता है, जैसे सड़क बनाया आपको, ठीक है? सड़क बनाया
पूल बनाया, रक्षा किया, स्वास्थ्य पे खर्चा किया, शिक्षा पे खर्चा किया, तो उसका जोड़ लेते हैं, ठीक है? तो इसका जो गवर्नमेंट हम लोग मानते हैं एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, ₹60 हुआ, ठीक है? तो ये हम लोग जोड़े, ठीक है? अब क्या हुआ हमारा जो आपका यहाँ पे है आपका क्या है, इसका प्लस करना है। अब हमारा एक्सपोर्ट जो हुआ, मान लिया कुछ निर्यात किए, ठीक है? जैसे मान लिया जाए कोई तेल निर्यात किए, आपका चावल निर्यात किए, ठीक है? तो ये क्या हुआ, हमारा हो गया आपका एक्सपोर्ट हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 30 है, ठीक है? 30 है, ठीक है? मैं एक सिंपल से समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और हमारा जो इम्पोर्ट हो गया आपका, इम्पोर्ट हो गया, वो मान लेते हैं कि आपका हम लोग को ₹10 का ही इम्पोर्ट करवाएँ, मतलब कुछ भी हम लोग मँगवाएँ, ठीक है? जैसे एडिबल ऑयल मँगाते हैं, तो ये हमारा 10 मान लेते हैं। अब आपको फिर से बताता हूँ, आपका हम लोग का कंजप्शन कितना था? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ओके? तो C हमारा कितना था? देखिएगा, C हमारा कितना था? आपका 10 था, ठीक है? इसको कितना माने थे? 50 माने थे इन्वेस्टमेंट, और 60 माने थे आपका गवर्नमेंट खर्चा, और ये हम माने आपका कितना, आपका 30 माने, ठीक है? आपका एक्सपोर्ट किए हम लोग, और प्लस में हमारा 10 जो है का इम्पोर्ट है। तो अब देखिएगा यहाँ पे यही जीडीपी है, ठीक है? जीडीपी यही है, ठीक है? जीडीपी यही है। तो कितना 60-60 120 हुआ, और यहाँ कितना हो गया आपका, माइनस है, ये माइनस है, तो ये 20 हो गया। तो 120 कितना हो गया? हमारा टोटल जीडीपी कितना आ गया आपका? ₹40, ठीक है? ओ सॉरी, 40 ₹140, ठीक है? तो आप इस तरीके से मुझे समझाने के लिए ही ये करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम जो आपको मैं आपके लिए जो किया कि मैंने आपको एक्सपोर्ट को आपको ज़्यादा दिखाया, इम्पोर्ट कम दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, इम्पोर्ट आपका ज़्यादा है और एक्सपोर्ट आपका कम है। तो ये आप जीडीपी समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। याद रखिएगा, कंजप्शन जो हम लोग अपने ऊपर जो खर्चा करते हैं सेवा-वेवा में, और इन्वेस्ट मतलब अगर आपका इन्वेस्ट कैसे किया गया, जो मान लिया कि मशीन लिए हम लोग, फैक्ट्री बनाया, जैसे हम पढ़ाने के लिए हम कुछ भी खरीदते हैं, तो वो मतलब जैसे हो गया डिजिटल आपका बोर्ड खरीद लिए, माइक खरीद लिए, तो ये क्या है, हमारा आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? कंपनी द्वारा या व्यक्तियों द्वारा, ठीक है? जो आपको कैपिटल हुआ ना, जैसे हम कुछ इससे पूँजी बना रहा है ना, पूँजी होगा ना, इससे निर्माण होगा, ठीक है? और एक चीज़ और होता है कि जैसे मतलब अगर कैपिटल आपका वहाँ पे मैं आपको बताया था, कंजप्शन जो है कि अगर बढ़ेगा तो आपका क्या है, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी। और घटेगा तो मंदी का संकेत आएगा। वैसे इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि संभव होगा। मान लिया कि लोग ज़्यादा मशीन और आपका क्या है, कंपनी का निर्माण करेंगे, तो इससे ज़्यादा ही मतलब दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि होगा। लेकिन सरकारी खर्चा अगर मतलब बढ़ेगा तो जीडीपी में तत्काल वृद्धि तो होगा, लेकिन घटेगा तो क्या होगा, विकास धूमि। जैसे अगर सरकार क्या कर रहा है, यहाँ सरकार का भी एक्सपेंडिचर मान्य रखता है। क्यों? ये सार्वजनिक पे करता करता है। क्या होता है, अगर सड़क बनेगा तो सुरक्षा होगा इससे, ठीक है? पुल बनेगा, लोगों का आवागमन होगा, ठीक है? रक्षा पे खर्चा करेगा, ठीक है? स्वास्थ्य के लिए बेहतर खर्चा करेगा, तो आने वाले समय में क्या होगा, ये वृद्धि में बनाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग को समझना था। तो आई थिंक आज आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। और जब आप हमारे ये इकोनॉमिक्स का सेक्टर लगता है मुझे कि एक मैम आपको पढ़ाएँगी, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको समझाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है मुद्दा, साइंटिस्ट ऑब्टेन फर्स्ट 3D इमेज फ्रॉम इनसाइड मेजर वोल्केनो, ठीक है? ये क्या हुआ है, मेक्सिको में अभी क्या हुआ है ना, मेक्सिको में वैज्ञानिक ने पॉपको टेटल जो है ज्वालामुखी है, पॉपो काटेपेटल, ठीक है? पापो काटेपेटल, ठीक है? ज्वालामुखी जो है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसका पहला त्रियामी मतलब 3D पिक्चर मतलब तैयार किया गया। क्या है ये? ये ज्वालामुखी हम लोग समझते हैं कि पहले तो ये हम जान गए हैं कि कहाँ पे है, मेक्सिको के वैज्ञानिक ने पापो काटेपेटल ज्वालामुखी पर क्या है, 3D इमेज बनाया है। उसका पापो काटेपेटल का आपका 3D इमेज बनाया है। ओके? तो इससे पहले हम लोग चलते हैं कि आप लोग ज्वालामुखी के बारे में भी थोड़ा बहुत आज जान लें, ठीक है? क्योंकि ज्वालामुखी जब समझ जाइएगा तब आप लोग को वोल्केनो, ठीक है? वोल्केनो, ठीक है? ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जहाँ से मैग्मा, लावा और गैस निकलते हैं। देखिए क्या होता है ना आपके लिए, 1 मिनट, क्या होता है, 1 मिनट मैं देखता हूँ, कहीं पे आपका खाली पेज है यहाँ पे? नहीं है कहीं पे खाली पेज, ठीक है? मैं लगाया था लेकिन नहीं है। ओके, मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। क्या होता है ना कि ये आपका क्या है, ये आप मान लीजिए, 1 मिनट,
ये आप मान लीजिए आपका ये है स्थल मंडल, ठीक है? स्थल मंडल है, ओके? स्थल मंडल है, स्थल मंडल हो गया। तो ये क्या होता है, इसके बाद जो होता है आपका दुर्बलता मंडल होता है, दुर्बलता मंडल, ठीक है? जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्या होगा? आपका स्थल मंडल हो गया, आपका लिथोस्फीयर, एल लिख देता हूँ ये, और ये हमारा क्या हो गया? आपका मेंटल का पार्ट जो होता है, जिसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं, अपर मेंटल पार्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, मैग्मा होता है, मैग्मा होता है। तो ये क्या करता है, आपस में हलचल होता है, ठीक है? ये मूवमेंट करता है। मूवमेंट किसके कारण होता है? इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका ये इसी के कारण, जैसे ताप में अंतर होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये मैग्मा कण हिलता है। इसके बाद क्या होता है, ये ना जब इसमें प्रेशर बनता है तो ये क्या करता है, ऊपर निकलता है, ठीक है? सरफेस पे निकलता है। तो ये जब आपका ये जब निकलेगा तो इसी को क्या बोला जाता है ना, ये जब लावा मैग्मा बाहर निकलता है तो ये क्या बोला जाता है, आपका वोल्केनो बोला जाता है। तो यही आपको समझना था। आप ऐसा कीजिएगा, एनसीईआरटी का जो मेरा बैच चल रहा है ना, एनसीईआरटी का रात में, वो आप वोल्केनो लेक्चर नंबर 6 या आपका आई थिंक 6 या 5 में ये मैं आपको पूरे तरीके से वोल्केनो के बारे में समझाया हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो रात का 9 बजे चलता है एनसीईआरटी हमारा, आपका आपको आपके लिए वो प्रीमियर करके दिया जाता है। तो आप ज़रूर 9 बजे 9 से 10 के बीच में कभी भी आता है, ठीक है? तो आप जाके देख सकते हैं, और एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, तो वहाँ पे आपको वोल्केनो को अच्छे से समझाया गया, तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी बॉन्ड रहता है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है कि ज्वालामुखी प्रतः पृथ्वी के सतह पर वह स्थान है जहाँ से मैग्मा, गैस, राख बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर मौजूद, देखिए मैं बता रहा था, अत्यधिक ताप और दबाव के कारण आता है। क्या होता है ना, ये 3 तरह का होता है। एक एक्टिव वोल्केनो होता है, सुप्त वोल्केनो, डोर्मेंट जिसको, और निष्क्रिय में जो एक्सटिंक्ट। अभी क्या है कि आपको वर्तमान में हाल ही में विस्फोट, जैसे आपको टेपेटेल जो है आपका, ये क्या है, वैरन आइलैंड के ऊपर जो है आपका था, इसी के लिए हुआ आपका। ये कैसा एक्टिव वोल्केनो था, और डोर्मेंट लंबे समय में से शांत है, भविष्य में कभी भी ये सक्रिय हो सकता है। अभी एक गाविन करके कुछ ऐसे हैं, वहाँ पे जो शांत था वो वोल्केनो अभी एक्टिव हुआ है। तो वो भी बहुत बड़ा, जो हमारे कहाँ तक, राजस्थान क्षेत्र तक वो आपका प्रभावित किया था। ओके, तो आप वो पहले आप जान लीजिएगा, करंट का उसमें भी पढ़ाया गया होगा, गाबियन कुछ करके ऐसे है, याद नहीं मुझे आ रहा है। तो वो जो वोल्केनो था, वो आपका अभी एक्टिव हो गया था। एक होता है एक्सटिंक्ट, जिनमें अब विस्फोट की संभावना नहीं होती है। अब क्या देखिए, सबसे जो खतरनाक होता है ना, डोरमेंट होता है, क्योंकि वो सुप्त रहता है, कभी भी वो आपका एक्टिव हो सकता है। अब थोड़ा-सा जानते हैं, पापोकाटेपेटल जो ज्वालामुखी है, पापोकाटेपेटल जो ज्वालामुखी है, उसका क्या है, उसके बारे में। तो स्थान कहाँ हुआ? मेक्सिको में हुआ। ऊँचाई लगभग कितना हो गया? आपका 5452 मीटर तक ये उसका ऊँचाई था, ठीक है? जोखिम क्षेत्र क्या था? 100 किलोमीटर से आपका दायरे में, जो लगभग वहाँ के दो 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सक्रियता क्या है? 1994 से ये लगातार ये एक्टिव था। नया वैज्ञानिक अध्ययन क्या खास बता रहा है कि पहली बार क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उच्च आवृत्ति वाले सिस्मोग्राफी का उपयोग कर क्या किया है, ज्वालामुखी के अंदर 18 किलोमीटर गहराई तक 3D का नक्शा बनाया है, ठीक है? सोचिए कितने आपका बेहद, मतलब इन लोग कितना भयानक होगा वो कार्य करने के समय, ठीक है? तब भी ये क्या, मतलब अमेजिंग, मतलब काम किए हैं। इससे पता चल रहा है कि क्या मैग्मा लावा एक ही कक्ष में नहीं, बल्कि अलग-अलग गहराइयों पर कई मैग्मा पूल मौजूद हैं उसमें, ठीक है? और क्या है, दक्षिण-पूर्व दिशा में मैग्मा की मात्रा अधिक है। इससे क्या पता चला है कि कितना गहराई तक है, और क्या किस तरह से मैग्मा है, और किस दिशा में ये अधिक है। तो इससे ये पता चला है। आगे हम लोग चलते हैं कि इसमें तकनीकी कार्यप्रणाली क्या है, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है? प्रति सेकंड 100 बार ज़मीन के कंपन मापता है ये, ठीक है? ये क्या माप रहा है सिस्मोग्राफ? ये तो भूकंप का मापन है, तो ये कंपन को मापता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? भारी डेटा का विश्लेषण कर यह अनुमान लगाया कि कौन-सा पदार्थ है, किस अवस्था में पाया गया है, किस तापमान पर है, और कितनी गहराई में है। वैज्ञानिकों ने 5 वर्षों तक जोखिम उठाकर ज्वालामुखी पर उपकरण स्थापित यहाँ पे
किया है। अब इस अध्ययन का महत्व क्या है हमारे लिए? तो इस अध्ययन का महत्व है ना कि आपदा प्रबंधन में हमारे लिए महत्व होता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोटक की पूर्व चेतावनी और भी बेहतर प्रणाली ये चेतावनी प्रणाली बेहतर हो गई। ठीक है? सरकार और प्रशासन समय पर निर्णय ले सकेंगे कि आगे करना क्या है। जैसे वहाँ के लोग हैं तो उनको लोगों को निकाल कर कहीं भी आप मतलब आप माइग्रेशन करवा सकते हैं और उनके लिए सुविधाएँ पूर्ति पहले से भी करवा सकते हैं। ठीक है? मानव सुरक्षा, ठीक है? आस-पास के घर, स्कूल, अस्पताल और 5 हवाई अड्डे जैसे हवाई अड्डे सुरक्षित करने में आपको मदद मिलेगी। वैज्ञानिक महत्व क्या है? ज्वालामुखी को एक नेचुरल लैबोरेटरी के रूप में समझने का अवसर भी मिलेगा और भविष्य में ज्वालामुखी गतिविधियों में परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग मेक्सिको के बारे में जानते हैं, ठीक है? मेक्सिको क्या है? आपका महाद्वीप है उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको है, जिसकी आपका राजधानी है मेक्सिको सिटी, ठीक है? मेक्सिको सिटी। ये इनका सीमाएँ कहाँ-कहाँ लगता है? जो नॉर्थ में इनका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लगता है, दक्षिण में ग्वाटेमाला और बेलिज़ से लगता है, ठीक है? महासागर से पश्चिम में लग जाता है, जैसे पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर, पूर्व में मेक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरिबियन सी, ठीक है? और इसका मुद्रा जो है आपका मेक्सिकन पेसो, ठीक है? पेसो याद रखिएगा, पेसो कहाँ का मुद्रा है? तो आपका मेक्सिको का है और भाषा क्या चलता है? स्पेनिश चलता है। आप यहाँ पे पेटेल जो ज्वालामुखी है, ये इतना हार्ड प्रोनंसिएशन है ना इस तरीके का। ज्वालामुखी हाल के वर्षों में चर्चा क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है कि निरंतर इसमें विस्फोट हो रहा है और 3D आंतरिक मानचित्रण के कारण ये क्या है? आपका आया है चर्चा में, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? सही। ठीक है, लास्ट हमारा जो आज का मुद्दा है मे बी क्या है कि व्हाट रिमोट सेंसिंग रिवील्स अबाउट प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम स्पेस। क्या है कि आपका रिमोट सेंसिंग से क्या है हमारा प्लांट के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में और खनिजों के बारे में आपका स्पेस से ही मतलब ये रिमोट सेंसिंग किया जा रहा है, ठीक है? प्लांट और फॉरेस्ट एंड मिनरल से। बिना सतह पे आए हुए ये क्या है कि आपको स्पेस में ही आप इसका रिमोट सेंसिंग है। पहले तो ये जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है? रिमोट सेंसिंग जो दूर संवेदन इसका हिंदी होता है, वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से धरती की सतह की जानकारी बिना मतलब सतह की जानकारी है जो बिना धरती की सतह की जानकारी कैसे लेंगे जो बिना स्पर्श किए हुए मतलब सीधे संपर्क किए हुए आप प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है उपग्रह, ड्रोन, एयरक्राफ्ट में लगे सेंसर का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक पौधे, जंगल और खनिज अध्ययन में क्रांतिकारी साबित हुई है। अभी क्या हुआ है आपको ये पौधे के लिए क्या है मतलब आपका कैसे करता है ये काम रिमोट सेंसिंग जैसे पौधे सूर्य की रोशनी को अलग-अलग तरंगदैर्घ्य जैसे विजिबल और आपका नियर इंफ्रारेड आपका हो गया शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पर ये क्या हो रहा है अलग-अलग तरंगदैर्घ्य पर अवशोषित और परिवर्तित होता है। सैटेलाइट इन स्पेक्ट्रल जो सिग्नेचर है उसको क्या कर लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करके पौधा की स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है? मुख्य उपयोग क्या हो गया इसका फसल स्वास्थ्य मॉनिटरिंग किया जाएगा जिसमें क्या होगा नॉर्मलाइज डिफरेंट जो वेजिटेशन इंडेक्स होता है से इसको फोटोसिंथेसिस गतिविधि का पता चलेगा कि किस तरीके से ये आपका प्रकाश संश्लेषण गतिविधि कर रहा है जिससे क्या होगा सूखा रोग या कीट संक्रमण का पता चलेगा फसल उत्पादन अनुमान लगाया जाएगा उपज का सटीक अनुमान देने में मदद करेगा पौधे की प्रजाति की पहचान करवाएगा अलग अलग प्रजातियों के विशिष्ट स्पेक्ट्रल जो पैटर्न होता है उसको भी ये बताएगा उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है उदाहरण के लिए जो सैटेलाइट है आपका सेंटिनियल जो 2 है ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है वो इसमें काम देगा लैंडसैट सीरीज जो चलाया जा रहा है वो भी आपका ये सैटेलाइट होता है ठीक है सैटेलाइट है अभी हमारा जिसका उदाहरण है अभी हमारे जंगलों के लिए रिमोट सेंसिंग का मुख्य उपयोग क्या है वन आवरण का मानचित्रण करेगा वनों की कटाई अवनति और पुनः जो वनीकरण का निगरानी भी करेगा बायोमास का अनुमान लगाएगा पेड़ों में स्टोर कार्बन का अनुमान लगाकर ये क्लाइमेट मॉडलिंग में भी उपयोग होगा वन स्वास्थ्य पर भी जैसे रोग कीट आग से होने वाले नुकसान का भी ये पता लगाएगा और जंगल की पहचान भी ये करेगा जैसे क्या है आपका थर्मल इंफ्रारेड सेंसर से क्या आपका जंगल की पहचान करेगा आग में कि क्या मतलब ये इसमें आग जंगल की आग की पहचान करेगा कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, जैव विविधता मूल्यांकन भी करेगा, आवास और संरक्षित क्षेत्रों का नक्शा बना कर देगा आपको, तकनीकी सूचकांक भी प्राप्त करवा देगा आपको, ठीक है?
कि वनों में नमी की स्थिति कितना है, वृक्ष की ऊँचाई और बायोमास बायोमास कितना है, लिडार से आपको एनडीएमए से, तो ये सबसे आपको पता लगाया जा सकेगा। आपको खनिजों के लिए कैसे ये रिमोट सेंसिंग करेगा, तो ये आप देखिएगा कि खनिजों के लिए रिमोट सेंसिंग जो करेगा उपयोग है भूगर्भीय मानचित्रण, जैसे विभिन्न चट्टानों और खनिजों क्षेत्रों की पहचान किया जा सके। खनिज में हा हाइपर जो स्पेक्ट्रल सेंसर जो है से विशिष्ट खनिजों की पहचान होगी। खनन निगरानी, जैसे सतही कितना क्या बदलाव हो रहा है, अवैध खनन कहाँ हो रहा है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इसका भी पता लगाएगा। मृदा और स्थलाकृति अध्ययन, आर्थिक रूप से जो है ना महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहे, तांबे, बॉक्साइट, सोना आदि, ये सब क्या है आपका मृदा और स्थलाकृति का अध्ययन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रमुख तकनीक क्या है, हाइपर जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग आपका देगा, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर जो देगा, ये प्रमुख आपका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। अब इससे हम लोग को लाभ क्या होगा, तो लाभ के बारे में भी जानते हैं कि जैसे देखिए बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, लार्ज एरिया दूर संवेदनशील हम संवेदन से हिमालय, जंगल, रेगिस्तान, समुद्र जैसे कठिन क्षेत्रों का अध्ययन भी अब संभव हो गया है। भौतिक रूप से कठिन और सुरक्षित क्षेत्रों में भी जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। समय समय पर क्या होगा, निगरानी भी होगा, जैसे सैटेलाइट द्वारा आपको खेती, जंगल स्रोत, जल स्रोत आपका जंगल हो गया, खनिज हो गया, पर्यावरण पर लगातार नजर रख सकती है। थर्ड में क्या होगा कि गैर हस्तक्षेप जो है आपका नॉन इन्वेजिव है, जिसे सीधे क्षेत्र में जाकर डेटा लेने की आवश्यकता अब नहीं है। अब प्रकृति या संवेदनशील क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो गया क्या, रिमोट सेंसिंग। ठीक है। आपका फोर्थ में क्या है हमारा कि अदृश्य जानकारी की भी पहचान करेगा, डिटेक्शन ऑफ इन्वेजिव फीचर्स, जैसे कई विशेषताओं जो मानव के आंखों से दिखाई नहीं देता है, जैसे क्या हो गया, इंफ्रारेड हो गया, पौधे की आपका सेहत इससे जान के मिलेगा, थर्मल हो गया, खनिज, आग का जानकारी, यूवी जो प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता में भी आपका जांचेगा। ठीक है। सटीक और त्वरित निर्णय भी अब लिया जा सकता है, एक्यूरेट एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग भी अब किया जा सकता है। जैसे क्या आ गया कि आपका कृषि हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, और पर्यावरण संरक्षण में सटीक निर्णय लेने में ये क्या करेगा, आपको मदद करेगा। जिससे क्या होगा कि आपदा राहत जो होगा और बचाव कार्य में समय पर जानकारी हम कर सकते हैं। ओके। छठा क्या हमारे लिए महत्व रखता है कि आर्थिक समय और बचत की भी समय की भी ये बचत कराएगा, आर्थिक बचत। बड़े क्षेत्रों की जानकारी कम समय में लगेगा और लागत में भी प्राप्त हो जाएगा, कम लागत में भी, हाथ से सर्वेक्षण की तुलना में काफी अधिक ये प्रभावी भी है। ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग का जो ये आज का मेंस का क्वेश्चन है, विभिन्न अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से पौधे, जंगल और खनिज की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, इसके लाभ और महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है। आप 150 से 250 शब्दों में लिख सकते हैं, और हमारे वेब्स एकेडमी 24 पर आप जाके सबमिट कीजिएगा, आपको चेक होगा और आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ओके। जंगलों के लिए रिमोट सेंसिंग में कौन सा तकनीक का उपयोग बायोमास और कैनोपी हाइट मापने में किया जाता है, तो अभी हम लोग बायोमास से ही एक ये जो आपका कीवर्ड है, तो इससे आपको क्या होगा, लिडार से आप लोग को मापा जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका लिडार। और आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए यार, तभी तो मैं आपके लिए और भी अच्छे से मैं ये बेहतर, बहुत टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है, आप समझ ही सकते हो आप जब पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है। और हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटेजी चैनल को प्लीज़ आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा एक छोटा सा मुहिम है 1K का सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ आप कीजिएगा। ठीक है। और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, आप कमेंट जरूर कीजिए, आप हमें बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।